हाइड्रोजन, एज वी ऑल नो हाइड्रोजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 1s1, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर मैं 1s1 की बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ ना इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ns1 टाइप है, वे n=1 है ना। तो दैट मीन्स ns1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है बेटा, ns1 कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ये पॉइंट है, सारे एल्कली मेटल्स ns1 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो हाइड्रोजन भी ns1 कॉन्फ़िगरेशन लगता है। तो हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी हमारी किससे मैच करती है, एल्कली मेटल से। बट नाम में आपका क्या आ रहा है बेटा, मेटल, मतलब ये सारे क्या होने चाहिए, मेटल, पर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, राइट। तो अब क्या है, जैसे हाइड्रोजन H+ बना सकता है, जैसे एल्कली मेटल लिथियम प्लस बनाता है, वैसे हाइड्रोजन H+ बना सकता है। हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन टाइप, वो F- बना सकता है, वैसे H- भी बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो लोगों से सिमिलर होती है, एक एल्कली मेटल से और एक हैलोजन से। सो हाइड्रोजन हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विद एल्कली मेटल एंड हैलोजन। कुछ प्रॉपर्टी इसकी इनसे मिलती है, कुछ प्रॉपर्टी इसकी इससे मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्कली मेटल की बात करूँ तो मैं हेडिंग डालूंगी रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। हेडिंग डालूंगी रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन के एल्कली मेटल के साथ मैच करती है वो ये है कि हाइड्रोजन हैव सेम वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन एज एल्कली मेटल्स, दैट इज ns1। सबसे पहली चीज। सेकेंड पार्ट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, वो लूज करते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन जो है उसके लिए हाइड्रोजन हैज हाई या फिर हम बोले लो, एक तरीके से हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू like alkali metals। सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लाइक एल्कली मेटल्स। जरा इसको ध्यान से समझते हैं क्या मतलब है कहने का। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लूज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत। इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत कम होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन का एल्कली मेटल के साथ क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है कि जैसे एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लो होती है, वैसे हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हो गई जो इसके रिजेंबल कर रही है किससे, एल्कली मेटल से। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एल्कली मेटल एंड हैलोजन हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल while alkali metals are metal। अभी बता रहे हैं ना, सारी चीजें लिखेंगे। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जबकि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकेंडली हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2 while एल्कली मेटल डज नॉट, क्योंकि वो तो मेटल्स है ना, तो वो सोडियम Na2 थोड़ी बनाता है, वो Na ही रहता है। लिथियम Li2 थोड़ी बनाता है, लिथियम ही रहता है। while एल्कली मेटल डज नॉट। एल्कली मेटल्स इसीलिए है बेटा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मतलब देयर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज लो। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होता है, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होता है। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, आयोनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया, हाइड्रोजन हैज़ हाई आयोनाइजेशन
energy value while alkali metals have low ionization energy value. लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया अल्कली मेटल और हाइड्रोजन, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज की मैच करी, कुछ नहीं करी। सिमिलरली अगर मैं रिजेम्बलेंस विद हैलोजन लूँ तो हैलोजन मतलब X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे हैलोजन X2 की फॉर्म में रहते हैं वैसे ये भी तो H2 की फॉर्म में मैच कर गई प्रॉपर्टी, एग्जिस्ट एज H2 जस्ट लाइक हैलोजेंस एग्जिस्ट। सेकेंडली हैलोजेंस की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी कम होती है, क्यों? क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन कम होती है, ज़्यादा होती है हैलोजन की। बाकी कौन, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, पागल, F नेगेटिव बना लेते हैं, दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज। तो जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, बट वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन? F प्लस बनाते हैं, C प्लस बनाते हैं, Cl प्लस बनाते हैं? नहीं, मतलब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है? हाई। और इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है? हाई। तो एक और रिजेम्बलेंस हमारी हैलोजन के साथ क्या हुई? हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट लाइक X2 हैलोजेंस। समझो बात को? तो ये रिजेम्बलेंस हो गया। अब डिफरेंस क्या हुआ? एक और भी रिजेम्बलेंस है, बोथ आर नॉन मेटल्स। हैलोजन भी नॉन मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या हुआ? नॉन मेटल भी हैं। हैलोजन की जैसे X2 और वैसे ये H2 भी है। साथ में हैलोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी आती है। तो डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस यहाँ आ गया ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? हाई। और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? लो। तो डिफरेंस कहाँ आ गया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लो while इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन इज हाई। बोली बात समझ आई नहीं? तो ओवरऑल मुझे क्या कंक्लूजन मिला? मुझे कंक्लूजन ये मिला कि हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ देता है बट मेटल नहीं होता, डायटोमिक नहीं बनाता, और कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट भी देता है। कुछ प्रॉपर्टी ये हैलोजन के साथ देता है बट साथ साथ कुछ और डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज भी आती है ना। तो क्वेश्चन अराइजेज वेयर शुड आई प्लेस हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। इवन इफ योर पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियोडिक टेबल दैट वी से, कि ये बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, बट उसके अंदर फ्लॉज हैं। और सबसे बड़ा फ्लॉ उसमें यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इज नॉट डिफाइंड। उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, इससे भी मैच करती है, इससे नहीं भी करती, इससे भी नहीं करती, दोनों के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो मैं ये कहूँगी कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में ही रखेंगे, यही सबसे समझदारी की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रखी है ना, और इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करती है? अल्कली मेटल से। तो इसलिए इसको किसका पार्ट रखा जाएगा? ग्रुप 1 का। तो हाइड्रोजन इज ग्रुप 1 एलिमेंट। पूछा जाता है व्हाई हाइड्रोजन इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट। हाइड्रोजन इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट बिकॉज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is like group 1 elements। वो ग्रुप 1 एलिमेंट जैसी होती है, दैट इज NS1, इसलिए उसे ग्रुप 1 में रखा जाता है। तो अब सवाल ये आता है बेटा, अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे हाइड्रोजन से शुरुआत हो रही है ग्रुप 1 की, और हाल ही ना कर रब से फरियाद, कहाँ तक चले गए? फ्रैंशियम तक। ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। और अगर आपसे बोला जाए एल्कली मेटल्स की बात करो तो आप क्या करोगे? ठीक है, एल्कली मेटल्स ना, तो मतलब मैं ग्रुप 1 के मेटल्स लूँगी, तो हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दूंगी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगी अपनी कहानी? लिथियम से। आई स्टार्ट, इट्स कम्स फ्रॉम लिथियम टू फ्रैंशियम। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने बना दिया कि विल कीप दैट इन ग्रुप 1 बट वी विल नॉट कंसीडर दम एल्कली मेटल्स। डिड यू गेट द पॉइंट? दे आर नॉट एल्कली मेटल्स, इट इज़ नॉट अल्कली मेटल बट इट इज़ कंसीडर्ड इन ग्रुप 1। इसलिए इसका अलग चैप्टर है, नहीं तो इसमें एल्कली मेटल्स में नहीं पढ़ाती, इसे हम एल्कली मेटल्स में नहीं बोलते। पर हाँ, ये एक S ब्लॉक एलिमेंट है और साथ साथ ग्रुप 1 का पार्ट है, बट एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ तक बात क्लियर होती है? इसको नोट कर लो। हाँ जी, ले सकता है, मैंने बताया ना, H- बना सकता है, H+ भी बना सकता है, लेकिन एनर्जीज दोनों केस में ज़्यादा चाहिए।
लेगा तो मतलब लेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, डिफिकल्टी से लेगा, और लूज करेगा तो भी डिफिकल्टी से लूज करेगा। ऐसा क्यों है? देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है ना, 1s1 मतलब क्या समझते हो? न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, यही समझते हैं हम। अब क्या है पॉइंट कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें एक ही प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। देयरफॉर वो H+ बना तो सकता है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है इसकी? हाई। ये बात तो क्लियर हो? Ionization energy is the energy defined as the energy which we have to give to remove electron, and that energy to remove electron is very high because मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है। नाउ अगर मुझे कहा ठीक है गेन करा देते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये होगा हाइड्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बिकमिंग एज H-, हाँ है ना, ठीक, ये भी हो सकता है। लेकिन अगेन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इतनी अच्छे से वो गेन नहीं करेगी जितना, मतलब उसकी चाहत बहुत है गेन करने की पर वो इतने अच्छे से गेन नहीं करेगी। पूछे क्यों? क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके पास प्रोटॉन तो एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो जाएंगे? 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। नाउ दिस प्रोटॉन विल नॉट बी एबल टू बाइंड द 2 इलेक्ट्रॉन सफिशिएंटली, उसके अंदर इतना चार्ज नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ सके। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा? लूजली हेल्ड, उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहेगा उसके ऑर्बिट में। तो इसलिए ये कंडीशन है कि वो H+ भी बना सकता है, H- भी बना सकता है, दोनों ही कंडीशंस कर सकता है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस वेरी डिफिकल्टी से एक्सट्रीमिटीज में करता है। तो H- बनता है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, H+ बनता है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। तो इसलिए H+ और H- दोनों ही जो है डिफरेंट मीडियम्स पे स्टेबलाइज होता है, डिफरेंट कंडीशंस पे बनते हैं, अलोन इतनी आसानी से नहीं बनते। ठीक, तो यही प्रॉब्लम है उसके साथ कि मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, वो इधर भी जाना चाह रहा है बट डिफ़िकल्टी है, उधर भी जाना चाह रहा है बट डिफ़िकल्टी है, कहाँ प्लेस करे एक डिफ़िकल्टी है। सो वी हैव केप्ट इट अलोन एंड विल बी स्टडिंग इट अलोन, बट कीपिंग इट इन ग्रुप 1, मेकिंग इट जस्ट बिकॉज कि मुझे जब ग्रुप वाइज याद करना है कॉन्फ़िगरेशन तो वो सारा उसमें प्रॉब्लम ना है कि भाई मैं इसे हाइड्रोजन में रख दूंगी, हैलोजन में रख दूंगी, तो हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो NH2NP5 होता है, इस बेचारी का होगा NS1, तो दिक्कत होगी ना पढ़ने में कि यार यही एक है ग्रुप 17 का जिसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है। सो जस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल हमने उसे एल्कली मेटल्स या फिर ग्रुप 1 में रखा है, हालांकि हम उसे एल्कली मेटल का पार्ट नहीं मानेंगे, सिर्फ ग्रुप 1 का पार्ट। यहाँ तक बात क्लियर होती है? तो हमें ये फाइनल हो गया कि हम हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करने वाले हैं। हम हाइड्रोजन को प्लेस करने वाले हैं ग्रुप 1 के, लेकिन इसे ग्रुप 1 का एलिमेंट बोलेंगे, इसे एल्कली मेटल नहीं बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होती है? हाइड्रोजन के बेटा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट आर द आइसोटोप? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? आइसोटोप्स कौन होते हैं? आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर इन सबका सेम होता है बट मास नंबर इन सबका क्या होता है? डिफरेंट। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। दिस इज नोन एज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड दिस इज ट्रीटियम। इसको लिखा जाता है बेटा H, इसको लिखा जाता है बेटा D, इसको लिखा जाता है बेटा T। H, D, T are the 3 isotopes of hydrogen that exist. Now what is my atomic number? Atomic number हमेशा क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगी प्रोटियम की, प्रोटियम में प्रोटॉन भी 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है, ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हुए? 0।
ड्यूटेरियम की बात करूंगी तो प्रोटॉन तो 1 है, पर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन 2 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए 1। और 1 3 में अगर ट्रीटियम में बात करूंगी, प्रोटॉन 1 है प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए 2। तो इसका मतलब अगर मुझसे सवाल पूछा जाए द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन डिफर इन व्हाट मैनर, they are differ in the number of neutrons, they have same number of protons, same number of electrons, but what they have different, they have different in the number of neutrons. So isotopes are always have different number of neutrons, हमेशा इनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं डिफरेंट रहते हैं ना। ये जो 3 आइसोटोप्स हैं बेटा, इन 3 आइसोटोप में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें से ये वाला जो आइसोटोप है जिसे मैं बोलती हूँ प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन, यही सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट है एटमॉस्फेयर में। इसकी नेचुरल अबंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 99.9% के आसपास है। मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, बट आंसर इज 99.9999 लाइक दिस, काफ़ी ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी नेचुरल अबंडेंस 0.1 के आसपास रहती है, और हल्का फुल्का कोई माइनर अमाउंट कहीं कुछ ही 4th 5th प्लेस में जाकर अगर बचेगा तो उतना ही ट्रेस परसेंटेज इसका रहता है 0.00001 समवॉट लाइक दिस। मतलब ट्रीटियम इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ये भी इनफैक्ट ट्रेस ही है, कमी है। मेजर सिर्फ क्या है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन H फॉर्म जो एग्जिस्ट करता है हाँ अर्थ क्रस्ट। यहाँ तक बात समझ आई। नाउ द पॉइंट ये है कि यहाँ तक मुझे समझ आता है, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ यही जो कि ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यही आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। तो इसलिए इसकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ही कम मात्रा में स्टडी की जाती है, क्योंकि इसका नेचुरल अबंडेंस ही बहुत कम है। बट हालांकि अगर ये पूछा जाए कि आइसोटोप्स जो 3 हैं हाइड्रोजन के, उनमें से कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, तो इट्स ट्रीटियम विच इज रेडियो एक्टिव। हालांकि इट इज प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, दैट डज नॉट बॉदर टू मी। एम आई क्लियर टिल नाउ? ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ समझने वाले हो बेटा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसा तो नहीं है क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हो गए तो इनकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। हाइड्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम केमिस्ट्री में इनकी स्टडी करते हैं वो होती है इनकी बॉन्ड एनर्जी। तो मैं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डी और कार्बन टी की अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करूंगी तो हमेशा यहाँ से यहाँ जाते हुए बॉन्ड एनर्जी वैल्यू बेटा बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। डी और टी, ठीक है। तो ये सी और एच का बॉन्ड है, ये सी और डी का बॉन्ड है, सी और टी का बॉन्ड है। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बॉन्ड तोड़ना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा, सीधी सी बात है, जो बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है इसका मतलब वो बॉन्ड छोटा है। अगर बड़ा बॉन्ड होगा तो आराम से ही टूट जाएगा। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है मतलब ये बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। विल नॉट गिव यू एक्सप्लेनेशन, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन इन सब में मैंने अभी डिस्कस किया कि इन सब में तो सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ही तो फर्क है, प्रोटॉन्स तो सब में सेम है। और जहाँ तक मुझे समझ आता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो जैसे सपोज कार्बन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना। अगर मैं बोलूँगी कि भैया ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं ऐसे ही बोलूँगी ना कि इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, इसके सबसे ज़्यादा लूजली हेल्ड है, ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी। मतलब बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ हाउ टाइटली द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बिटवीन द 2 एटम्स, दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन। अब ये चीज़ जनरली हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स। भाई जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। इधर मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती ऐसे, क्योंकि सब में प्रोटॉन्स तो सेम है, दे हैव सेम प्रोटॉन्स। तो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर। वी टॉक दैट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर। मतलब एक्चुअली में हम ही गलत एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। वी शुड नेवर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज नेवर एग्जिस्टिंग अलोन इन द सिस्टम, प्रोटॉन इज एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस। So it's actually the power of nucleus to help the electron towards itself, not the power of proton. वो हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो प्रोटॉन ही कर रहा है ना, पर एक्चुअली में वो प्रोटॉन की पावर नहीं होती, वो पावर किसकी होती है, न्यूक्लियस की, जो यहाँ एक्सप्लेन की जाएगी
कि डाउन द ग्रुप जाते हुए वी अग्री कि प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियस तो भारी होता जा रहा है। न्यूक्लियस अगर भारी होता जाएगा तो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होती रहेगी, न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होगी मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। सो दिस इज एक्सप्लेन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट इंस्टेड इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर पावर विच इंक्रीजेज एज द न्यूक्लियस बिकम हैवी एंड हैवी, राइट। तो इधर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द nuclear power as we move from hydrogen to tritium. Is that clear? Any doubt? तो इसका मतलब ये बॉन्ड टफ है तोड़ना, ये बॉन्ड आसान है तोड़ना और सबसे आसान बॉन्ड कौन तोड़ना है CH। इसको एक डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, एक स्प्रिंग लगाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड को वो एक स्प्रिंग मानेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपसे पूछेगा। तो लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ν1 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ν2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ν3 है और पूछेगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन द 3। तो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है ओवरलैप से, तो मॉलिक्यूल घूम भी सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो एटम कैन रिवॉल्व। तो एक्चुअली में आप हमेशा एक सिंगल बॉन्ड को एक स्प्रिंग मानते हो कि जो इस सिंगल बॉन्ड से एटम अटैच है वो घूम भी सकते हैं, साथ में वाइब्रेट भी कर सकते हैं। जब वाइब्रेट करेंगे तो ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे तो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी। तो ये सारी चीज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जितना ज़्यादा टाइटली स्ट्रिंग होगा, छोटा स्ट्रिंग उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसे ऑसिलेट करना, जितना बड़ा स्प्रिंग होगा उतना आसानी से ऑसिलेट होता है। वो सेम चीज़ यहाँ यूज़ होगी। यहाँ पे हमारा बॉन्ड कौन सा टफ है, CT बॉन्ड टफ है। इसका मतलब CT में जो स्प्रिंग लगा है दैट इज टफ टू ऑसिलेट, CD का स्प्रिंग इज इजी टू ऑसिलेट। और सबसे इजी कौन सा ऑसिलेशन है, CH का ऑसिलेशन है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CH की, देन CD की और फिर CT की। बोलो बात समझ आई नहीं आई? इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? गुरमन, नो डाउट? अंडरस्टूड? स्तुति? मैम अगर ऐसे में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ही होना चाहिए। पर एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, ऑसिलेशन की। ये एनर्जी है बेटा बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है दिस इज बॉन्ड एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी। तो जितना ज़्यादा छोटा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने की, दैट इज वाई इट इज़ हायर फॉर दिस। बढ़ती है न्यूक्लियर, एक्चुअली में तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ोगे, न्यूक्लियस जो पावर एग्जर्ट करता है वो न्यूट्रॉन्स के थ्रू भी एग्जर्ट करता है। जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, अगर न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसके रिपल्शन को कौन काटता है, न्यूट्रॉन्स। तो दो प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन जाके बैठ जाता है जो उसकी रिपल्शन को काटता है और न्यूक्लियस को हैवी बनाता है। तो हम तो यही समझते हैं कि भाई न्यूट्रॉन का काम क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मास देना, बट ऐसा नहीं होता। न्यूट्रॉन का बहुत सारा काम होता है। एक काम तो यही होता है न्यूक्लियस को भारी करना, दूसरा काम ये भी होता है कि प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन हो रही है ना उसको मिनिमाइज करना। जितना ज़्यादा प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन मिनिमाइज होगी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि अगर इनके बीच में रिपल्शन रहेगी तो जो भी अट्रैक्शन होती रहेगी वो नलीफाई होती जाएगी। तो अगर प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन मिनिमाइज होगी तभी मेरा प्रोटॉन इस चीज़ पे ध्यान दे पाएगा कि मुझे उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, एंड दैट वर्क इज डन बाय द न्यूट्रॉन। इट सिट्स बिटवीन द टू प्रोटॉन सो दैट द प्रोटॉन्स कैन नॉट रिपेल ईच अदर। दैट इज व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हाँ, प्रोटॉन तो सब में एक ही है ना, तो प्रोटॉन रिपेल तो करेगा ना, ऐसी बात थोड़ी है रिपेल नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन जैसे कार्बन है, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, जब बॉन्ड बनेगा तो इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को रिपेल नहीं कर सकता, बट वी हैव मोर न्यूट्रॉन्स हियर दैट विल, जब इनके बीच में प्रोटॉन दोनों इधर इधर आएंगे तो एक न्यूट्रॉन यहाँ आ जाएगा ताकि ये दोनों आपस में रिपेल ना करे एक दूसरे को, है ना। तो ये होता है न्यूट्रॉन का काम। अदरवाइज हमें लगता है कि न्यूट्रॉन का कोई काम ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर कोई काम ही नहीं है। उसका बहुत काम है, न्यूक्लियस की पावर बनाने में न्यूट्रॉन्स हैज अ लॉट ऑफ रोल। इज दैट क्लियर टिल नाउ? प्लीज। नहीं, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रही है इसलिए बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। न्यूक्लियर पावर का मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन समझ लें। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, वो कभी भी प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता नहीं है। वी ऑलवेज मिस यूज दिस वर्ड कि प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा, इट्स ऑलवेज न्यूक्लियस का अट्रैक्शन।
तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो उसने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। These are the isotope of hydrogen. अच्छा, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं आइसोटोप के ऊपर, then you can write. We are generally asked this question of ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए हाइड्रोजन की, ड्यूटीरियम की और टी की। तो HBT में अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करूं तो मैं फिर से न्यूक्लियर पावर की बात नहीं करूंगी भाई। ये जब दूसरे वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को भी तो पकड़ के रखेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? टी की, फिर डी की, फिर H की। क्यों? क्योंकि टी के अंदर हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इस इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो सेम आर्ग्यूमेंट इज गिवन हियर। Why ionization energy increases? It increases because their nuclear power increases. Am I clear? Note. हालांकि तुमने एलोट्रॉप्स कार्बन के सुने होंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर, फुलरीन। What is the allotrope of hydrogen? No, it is form of hydrogen. It's not allotrope. Allotrope of hydrogen दो होते हैं बेटा, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनेंगे। ये हाइड्रोजन, हम बेटा हाइड्रोजन ले रहे हैं H2, तो ऑर्थो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो S मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये एक H मॉलिक्यूल है, मतलब एटम है, ये एक H एटम है, जिसने मिलकर दोनों ने क्या दिया है? H2। बेटे से ध्यान से समझो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट। हाइड्रोजन एटम जो ये है बेटा, इसमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। ये ला इलेक्ट्रॉन लेट से इसका इस तरीके से रिवॉल्व करा है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, तो ये अपना 1s1, दूसरा भी अपना 1s1 देगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन में रखोगे ना, पेयर हो जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो इसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये इस वाले एटम का न्यूक्लियस हो गया। नाउ द पॉइंट इज, हाइड्रोजन जो है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है? 1। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बेटा बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। और ऐसा देखा जाता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑड हो तो न्यूक्लियस के अंदर भी स्पिन आता है। ठीक, तो इस केस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे 1 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में भी 1 है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी स्पिन आएगा, इस न्यूक्लियस के भी अंदर स्पिन आएगा। तो अगर ये दोनों न्यूक्लियस सेम स्पिन से रोटेट करेंगे, दोनों ही न्यूक्लियस क्लॉकवाइज जा रहे हैं या दोनों ही न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, देन उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन। राइट। और अगर ऐसा हुआ कि ये हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन तो बेटा हमेशा उल्टे ही जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑपोजिट, बट अब न्यूक्लियस का जो स्पिन है लेट्स से वो भी दोनों का ऑपोजिट हो गया, देन दैट इज नोन एज पैरा हाइड्रोजन। नाउ बात समझ आई? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 के दो एलोट्रॉप रहते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोजन, एक पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन में जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन द न्यूक्लियर स्पिन। ऑर्थो हाइड्रोजन द न्यूक्लियर स्पिन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बोथ द एटम्स, while in para hydrogen nuclear spins in the opposite direction of the both hydrogen atom. Now why is there is a nuclear spin? Nuclear spin always exists in a molecule having odd number of nucleons. So hydrogen also has an odd number of nucleon, therefore it has a different spin of the nucleus, and thus we have two type of allotropes, ortho and para. बात clear? कोई doubt? Allotropes क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन है, कार्बन का ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट कार्बन ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कार्बन ही है ना। डायमंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट कितना सॉफ्ट होता है, डायमंड कितना हार्ड होता है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 ही है, बट इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, एक ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, अभी बताएंगे आगे और डिटेल भी करेंगे। तो मतलब ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे बट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट रहे।
आइसोमर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो इनका तो स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये तो H2 ही है ना। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर तो वही है H2, सेम स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता बेटा, वो ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इसलिए हम आइसोमर उन्हें बोल देते हैं। इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ जी। यू, क्योंकि यू आर अ जेई स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जेई में आया गया, शायद मैंने तुझे भी करवाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है S इज इक्वल्स टू हाफ, ये आप सब भी सुने, हालांकि तुम्हारे नीट के एग्जाम में कभी नहीं आया बट आ सकता है क्योंकि अब वो मैच हो चुका है ना, नीट एंड एम्स आर मर्ज्ड। S इज इक्वल्स टू हाफ का मतलब क्या होता है? स्पिन बोलते हैं ना, स्पिन क्वांटम नंबर इज प्लस हाफ माइनस हाफ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देयर यू गो रॉन्ग, यही समझाया जाता है, मैं कोई गलत, सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि प्लस हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज और माइनस हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। माय डियर स्टूडेंट, इज इलेक्ट्रॉन अ पार्टिकल? इज इट अ पार्टिकल? इट्स नॉट अ पार्टिकल। तो जब पार्टिकल नहीं है तो कैसे रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है? वेव क्या रोटेट करती है? वेव क्या रिवॉल्व करती है? नहीं करती। ये समझाते हैं, ये स्कूल में समझाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन S इज इक्वल टू प्लस हाफ मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिवॉल्विंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज इट्स इन एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जेई ने क्वेश्चन पूछा था S इज इक्वल टू प्लस हाफ मीन्स, दो ऑप्शन तो पूरे ही गलत थे, दो ऑप्शन जो कंफ्यूजिंग थे उनमें से एक ऑप्शन ये था S इज इक्वल टू प्लस हाफ मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो ये गलत आंसर है। राइट आंसर ये है कि S हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग। What do you mean by this no classical analog? It means क्लासिकल फिजिक्स में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, प्लैनेट का मोशन लेते हो, रोटेशन रिवॉल्यूशन लेते हो, वो क्लासिकल फिजिक्स होती है। इस चीज़ को आप किसी भी तरीके से क्लासिकल वे में सिमिलर नहीं बता सकते। ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। S इज इक्वल टू प्लस हाफ, S इक्वल टू माइनस हाफ हैज़ नो क्लासिकल एनालॉग। ये जेई ने पूछ रखा है बहुत साल पहले, इसलिए हम इसको खासकर लिखवाते हैं। तुम्हें याद होगा एटॉमिक, अच्छा तुम तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थी नहीं, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तमीज़ से किया उसको याद होगा, उसमें लिखवाया नो क्लासिकल एनालॉग, करा है, याद है, पर याद नहीं रहता ना हमें। ये राइट आंसर है। इसका मतलब क्या होता है नो क्लासिकल एनालॉग? इसका मतलब ये होता है जब आप वो निकालते हो ना बेटा, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आती है, चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी आ ही नहीं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। चौथे तो ये वाली क्वांटम नंबर तो हमने बताए हैं, हमने निकाले हैं, क्यों? एज पर आर नीड्स एंड एज पर द ऑब्जर्वेशन विच वी हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज हमारे पास कुछ एविडेंसेस थे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पर अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, ये मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर पा रही हूँ, पर थ्योरेटिकली कैसे प्रूफ कर पा रही हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ में कैसे रह रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल क्यों नहीं कर रहे? ये मैं प्रूफ कर पाई? मैं नहीं कर पाई इसे प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने ज़बरदस्ती का एक क्वांटम नंबर निकाला, प्लस हाफ माइनस हाफ, जिसको 2 वैल्यू दी गई। तो दिमाग में क्वेश्चन है तो मैम प्लस हाफ ही क्यों भैया? कोई और रैंडम वैल्यू लेते थे, +1 -1 कर देते, हाफ ही क्यों? क्वांटम नंबर ये तो सॉल्व करके नहीं आया ना, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये वैल्यू आई नहीं, तो हम ये मनधड़क वैल्यू क्यों ले लिए प्लस हाफ माइनस हाफ? हम मनधड़क वैल्यू नहीं लिए हैं। S जो होता है ये होता है स्पिन। बेटा स्पिन हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का देखा जाता है जब देयर आर अनपेयर्ड स्पीशीज। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड बाय 2 को बोला जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये फॉर्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1/2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2/2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3/2 स्पिन होता जाएगा। तो ये हाफ वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 मानोगे तो हाफ क्या बोलोगे उसका? ऐसे हाफ ही तो बोलोगे फिर, और क्या बोलोगे? 2 अनपेयर्ड मानेंगे तो 2/2 मानेंगे, लाइक दिस। तो ये एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसका फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करती इस चीज़ को कि 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ एक ऑर्बिटल में बैठे, मैं ऐसे एक्सप्लेन करती क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और एक चार्ज पार्टिकल है। जब एक चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैं अगर ये कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट इंटरैक्ट एंड हेंस द सिस्टम विल बी स्टेबल। बट अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरीके से जनरेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जनरेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह पे साथ में नहीं बैठ पाएंगे,
और मेरा ऑर्बिटल कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन साथ में नहीं ले पाएगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बोल दिया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर स्पिन है, बट ये स्पिन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ टेलिंग यू दिस कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एंड इट्स वेव इज मूविंग दिस क्लॉकवाइज, another thing is moving anti-clockwise, but that has nothing to relate with spin. Spin नहीं है ये. Electron is not a particle to spin. Same is the thing going on here. Nucleus was also a charged particle. It has protons in it. तो जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे प्रोटॉन भी तो है ना, प्रोटॉन भी तो एक वेव है ना, तो इसका भी ये जो स्पिन है दैट इज नॉट हैविंग एनी क्लासिकल एनालॉग. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू कि हाइड्रोजन में ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे. दैट विल डिपेंड अपॉन देयर स्पिन. दैट मीन्स जब प्रोटॉन इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, उसका भी प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट हाइड्रोजन विल हैव वुड बी एन ऑर्थोएलोट्रॉप. इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दैट वुड बी अ पैरा. नाउ हाइड्रोजन जो होती है H2, मैं कभी भी उसे रिएक्शन में करते हुए थोड़ी कहती हूँ ये ऑर्थो है या पैरा है, बिकॉज दिस थिंग विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई केमिकल रिएक्शंस. न्यूक्लियस कैसे घूम रहा है कैसे नहीं घूम रहा है इससे मेरी केमिकल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, मेरी रिएक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा. इसलिए वी डनली डू नॉट बॉदर कि हाइड्रोजन ऑर्थो है या पैरा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स में अगर दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्लस है माइनस हो तो इन्वॉल्व, क्योंकि हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, न्यूक्लियस की स्पिन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. इसलिए वी रियली डू नॉट बॉदर whether हाइड्रोजन इज ऑर्थो एंड पैरा. बट वी हैव फाउंड इट समहाउ कि कुछ डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, वो हमने फाइंड आउट किया तो एक्सप्लेन किया. बट केमिकल रिएक्शंस में मेरे लिए ऑर्थो पैरा दोनों एक बराबर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्थो है या पैरा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दोनों सेम ही देंगे. केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन नॉट विद द न्यूक्लियस. ठीक, तो स्पिन इज नॉट दैट, जैसे हम बोल देते कि स्पिन कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि वो स्पिन ही कर रहा है. स्पिन नहीं कर सकता, ये सब वेव्स हैं, इससे मूव करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ये न्यूक्लियस का कुछ प्रोटॉन इस तरीके से मूव कर रहा है और उसका भी इस तरीके से मूव कर रहा है कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो सेम डायरेक्शन में, दैट्स ऑर्थो. इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स पैरा. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. एम आई क्लियर टिल नाउ? इट्स अ वेरी गुड डिस्कशन.